यार ये सब लोग का जवाब दे रहे हो, कह रहे हो नो। क्या बात है। ऑलराइट, यहाँ पर कितने लोग हैं जो पीएचडी कर रहे हैं? कितने लोग हैं जो एमए या एमएससी कर रहे हैं? फैकल्टी ऑफ साइंस के कितने स्टूडेंट्स हैं? आर्ट्स, सोशल साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर और क्या बचा? परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स। और कौन लोग हैं जिन्होंने अभी तक हाथ नहीं उठाया? ऑलराइट, लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइज एंड गर्ल्स, व्हाट डू यू वांट मी टू टॉक अबाउट? क्या बात करनी है आपको? स्टूडेंट है, खड़े हुए, क्या बात करनी है? आप क्या चाहते हैं मुझसे? हाँ, विश्वविद्यालय की कंडीशन कैसे सुधरेगी इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं? चलिए, बहुत बढ़िया, बैठिए बैठिए बैठिए। आप मैडम लाल शर्ट में, या हाँ, क्या बात करना चाहते हैं? आप चाहती हैं कि मैं किस विषय में वार्तालाप करूं? नेट की फेलोशिप कैसे मिलेगी? चाहती है कि मैं बात करूं, कैसे बनेगी? कितने साल से नहीं बढ़ी? कितने साल से नहीं बढ़ी है? सदियों से। ऑलराइट, 10 साल से तो नहीं बढ़ी होगी। हमारी रिसर्च और कैसे बेहतर हो? देखो देखो, बात करने का एक ही तरीका है कि जब एक व्यक्ति बोले तो बाकी लोग सुने ध्यान से, है ना? मौका दो दूसरे व्यक्ति को बोलने का। चलो, और किसी को कोई सुझाव देंगे? अभी आपका पड़ोसी बोल चुका है, पीछे की तरफ से कोई लड़की। हाँ, आप बताइए। बहुत सुंदर, मेरी छात्राओं से क्या अपेक्षा? चलो, तो पहले शुरू करते हैं अपनी कहानी से। हर टीचर अपनी कहानी बताना चाहता है, मैं भी अपनी कहानी बताना चाहता हूँ, ठीक है ना? तो मैं बहुत ही ऑर्डिनरी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हूं, और शुरू में हमारे पिताजी का रोज तो साल में ट्रांसफर होता रहता था। तो जब मैं कक्षा 9 तक पहुंचा तो 7वां स्कूल था, और 7 स्कूल में 4 स्कूल ऐसे थे जहां पर जमीन पर बैठते थे, और 2 स्कूल ऐसे थे जहां पर घर से बोरी लेके जाते थे बैठने के लिए, क्योंकि वहां पर पट्टी भी नहीं थी। कक्षा 3 में पढ़ते थे तो एक दिन टीचर आए, कक्षा 6 पैसे की फीस होती थी, कितनी? 6 पैसे की, सरकारी स्कूल थे। तो एक दिन टीचर आए, बोले कक्षा 3 में अंग्रेजी पढ़ाएंगे, जिसको अंग्रेजी पढ़नी है उसको 54 एक्स्ट्रा लगेगी, 4-25। तो हमने कहा अंग्रेजी पढ़ेंगे, 25 पैसा देंगे। और मुझे याद है कि मेरा एक दोस्त एक दिन आया मेरे पास, और आप में से कितने लोगों को चवन्नी का कॉन्सेप्ट मालूम है? चवन्नी क्या होती है? 25 पैसे होते हैं। ये कहना कितना होता है? 5 पैसा, 6 पैसा। और 2 आना कितना होता था? 12 पैसा। तो मेरा एक दोस्त था, बहुत गरीब परिवार का था, तो टीचर के पास गया, बोला 4 आने के लिए 2 आने ये और 2 आने ये, कितने हुए? 24 पैसे। 12 पैसे 12 पैसे 24 पैसे का टीचर ने मना कर दिया, बोला 25 पैसे होते हैं। बच्चे के पास 1 पैसा नहीं था। मेरे पास आया, बोला साहब हेलो, हेलो,
हेलो हेलो, आवाज थोड़ी और बढ़ाओ। हेलो, इससे आवाज आएगी? तो हमारा एक दोस्त आया हमारे पास, बोला साहब ये दुआने और दुआने दे रहा हूं मैं, जब को 4 आने होते हैं, मेरे पास 1 पैसा कम है। तो मैं उस दौर से गुजरा और कक्षा 12 पढ़ाई की। पिताजी ने क्लियर कर दिया था कि बेटा दुकान कराने के लिए पैसे नहीं है, नौकरी करोगे तो खाओगे, नौकरी नहीं करोगे तो भूखे रहोगे। पढ़ने में होशियार था, मैथमेटिक्स में मेरे 100 में से 100, 100 में से 99, 100 में से 98 नंबर आते थे। लेकिन कक्षा 10 के बाद मैंने टाइपिंग सीख ली। मैं अपनी तारीफ करने के लिए नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि किस दौर से मैं गुजरा। कक्षा के बाद मैंने, और मेरा छुट्टियां होती थी 10वीं के बाद 2 महीने छुट्टी मिलती थी, तो मैंने सोचा कि टाइपिंग सीख लेंगे और कुछ नहीं होगा तो क्लर्क को बनने का स्कोप अच्छा रहेगा। उसके बाद रुड़की गए पढ़ने के लिए, 4 साल वहां पढ़ाई की। हिंदी मीडियम के थे। पहले दिन रुड़की में गए, सबसे बड़ी समस्या थी कि टीचर अंग्रेजी में पढ़ाएगा तो समझ में आएगा कि नहीं समझ में, ठीक है ना। 4 साल किसी तरह पढ़ाई की। उसके बाद अमेरिका में एडमिशन हो गया, तो अमेरिका की एम्बेसी में गए वीजा लेने के लिए। अंग्रेजी फिल्म देखी नहीं थी, कभी BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका सुना नहीं था, तो अमेरिकन की अंग्रेजी समझ में नहीं आती थी। तो जब अमेरिका में की एम्बेसी में इंटरव्यू देने गए, तो वहां पर जो काउंसलर थी वो क्या पूछ रही थी, आधा समझ में आता था, आधा समझ में नहीं आता था। उसके बाद उसने कुछ कहा, लगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन कह रही है, इसका मतलब है वीजा मिलेगा। अमेरिका चले गए और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि यहाँ पर वेजिटेरियन खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अंग्रेजी समझ में आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि अमेरिका की अंग्रेजी समझ में नहीं आती। अमेरिका में पढ़े 4 साल, और जैसा मैंने आपसे बताया बड़ी ऑर्डिनरी स्कूलिंग रही। कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर ध्यान दिया जाए, स्पोर्ट्स पर ध्यान दिया जाए। एक बार प्रोफेसर साहब ने कहा, वहां पर अमेरिका में क्या होता है कि आपको हर महीने जो स्कॉलरशिप मिलती है उसके बदले में आपको कुछ टीचिंग या रिसर्च में मदद करता हूं। तो एक साल था, हम कॉपी ग्रेड करने का काम करते थे। तो हमारे टीचर ने कहा मैं बाहर जा रहा हूं, एक दिन की क्लास आप पढ़ाएंगे। पढ़ाए क्या पढ़ाना? बोले 3 सवाल हैं, ये 3 सवाल क्लास में पढ़ा दीजिए। तो हमने 3 सवालों को कागज पे सॉल्व किया और क्लास में पहुंच गए। क्लास में 40 स्टूडेंट थे, और जिंदगी में कभी बोले नहीं खड़े होकर, कभी नहीं। अब क्लास में घुसते ही नर्वस हो गए, समझ में नहीं आया क्या। तो ब्लैक बोर्ड पर 3 सवाल लिखे, तीनों सवालों का जवाब लिखा, सॉल्व किया, 1 घंटा निकाला, और 1 घंटे बाहर आ गए। एक शब्द मुंह से नहीं बोला, एक शब्द। इतना नर्वस था। उसके बाद इंडिया में नौकरी के लिए अप्लाई किया, कई जगह नौकरी मिली, कानपुर IIT, दिल्ली, बॉम्बे IIT, मद्रास IIT वगैरह। कानपुर में अच्छा माहौल लगा तो कानपुर में ज्वाइन किया। जब कानपुर में ज्वाइन किया तो सबसे बड़ी समस्या जो थी वो ये थी कि जिस तरह से अमेरिका में एक दिन क्लास पढ़ाते हुए आप अपना बेवकूफ बना के आए हैं, वो अगर कानपुर में बना दिया तो आपका काम गया, क्योंकि यहां पर तो फिर स्टूडेंट आपकी इज्जत नहीं करेंगे। मेरे एक मेंटर ने मुझे सिखाया था कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, मेरे अपने मेंटर थे, मेरे गुरु थे, उनसे मैंने पूछा कि मैं टीचर बनना चाहता हूं, ये निर्णय सही है कि गलत है? तो उन्होंने एक बड़ा बढ़िया गुरु मंत्र मुझको दिया। बोले कि सक्सेसफुल टीचर से अच्छा कोई करियर नहीं है, और फेल्ड टीचर से खराब करियर कोई। मतलब अगर आप एज ए टीचर सक्सेसफुल होंगे तो सबसे बढ़िया करियर है, और अगर टीचर की तरह फेल हो गए तो उससे ज्यादा खराब चीज आपके लिए नहीं हो सकती, इससे तो अच्छा है कोई नौकरी करनी। तो जब कानपुर गए, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि क्या क्लास पढ़ा पाएंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका निकाला गया। कैसे निकाला गया? मार्च के एंड में ज्वाइन किया था, सेमेस्टर एंड अप्रैल में होता था। हमको क्लास जुलाई से पढ़ानी थी, जुलाई से नया सेमेस्टर शुरू होता था। हमने मार्च के एंड में ज्वाइन किया। तो हम एक प्रोफेसर के पास पहुंचे, बोले आप कल बहुत बिजी रहता है,
आप जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम के इंचार्ज हैं, आपको बहुत बिजी रहते हैं। बोले हाँ मैं बहुत बिजी रहता हूं। तो आप क्लास कैसे पढ़ाते होंगे? आपकी क्लास में पढ़ा दूं? तो बोले वाकई पढ़ाओगे? आपका तो सब्जेक्ट भी नहीं है। मैंने कहा नहीं, हम पढ़ के पढ़ा देंगे, मेहनत भी तो करनी पड़ेगी, पढ़ा देंगे। बोले पढ़ाओ। तो हमने सोचा यार इसकी क्लास में प्रैक्टिस हो जाएगी, ताकि जुलाई में जो नंबर आएगा अपना पढ़ाने का तो थोड़ी प्रैक्टिस होगी पढ़ाने की, है ना। तो ऐसे काम शुरू किया, कानपुर में पढ़ाना शुरू किया। मेरा था कि जो बिल्डिंग्स हैं, ब्रिज हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, इनको भूकंप से कैसे न गिरे, इसके लिए जो इंजीनियरिंग होती है वो मेरा सब्जेक्ट था। जो स्ट्रक्चर है वो भूकंप को कैसे झेलेगा, ये मेरा सब्जेक्ट था। तो अमेरिका में रिसर्च की थी उसके बारे में, इंडिया में भी आके रिसर्च करने का इरादा था। कितने लोग बिहार से हैं? तो बिहार में दरभंगा एक जगह है, 88 में वहां पर एक अर्थक्वेक आया और काफी नुकसान हुआ, लोग मरे, 700-800 लोग इंडिया में मरे, 1000-1500 लोग नेपाल में मरे। दिन सेकंड क्लास टिकट का टिकट कटा करके 2 छात्रों को लेकर के पहुंच गए दरभंगा, मुंगेर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वो सब सारा ही। तो वहां पर जब लोगों की दशा देखी तो ये लगा जीवन में एक मकसद मिला। और मकसद ये है कि आपका जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट से लोगों की जान बचनी चाहिए, बस। तो जो बाकी चीजें थी वो सब भूल गए, प्रमोशन, अवार्ड्स, रिकॉग्निशन, वो सब सेकेंडरी हो गई। जीवन में एक ही मकसद रह गया कि कैसे हमारे देश में बड़ा प्रॉब्लम है। उतना ही बड़ा भूकंप अगर अमेरिका में आएगा तो 50 लोगों की डेथ होगी, हमारे यहाँ 5000, 10,000, 20,000 लोग मरे। कश्मीर में 2005 में जो अर्थक्वेक आया था उसमें इंडिया और पाकिस्तान मिला करके मेरे ख्याल 40,000 लोग मरे, ठीक है ना। गुजरात में अर्थक्वेक आया 2001 में तो 13,000 लोग मरे, 14,000। लातूर में महाराष्ट्र में अर्थक्वेक आया, उसमें भी 6-7-8,000 लोग मरे। तो इंडिया में लोग मरते थे हजारों में, जबकि अमेरिका में सिर्फ 50 लोग मरते हैं, 100 लोग मरते हैं। इसलिए क्योंकि उनकी कंस्ट्रक्शन बड़ी अच्छी हो। तो हमारी कंस्ट्रक्शन कैसे अच्छी हो, हमारी बिल्डिंग्स कैसे अच्छी हो। तो सारा जीवन का जो मकसद था वो ये था कि कैसे हमारे देश में अच्छी बिल्डिंग्स हो, और इस पर काम किया, रिसर्च भी की। इंडिया के जो कोड हैं, जैसे आज बनारस में जो बिल्डिंग बन रही है, वो बिल्डिंग के जो डिजाइन के फॉर्मूले हैं, उसकी जो बुकलेट है, उसकी जो इंडिया की वो लिखी। इंजीनियर्स को ट्रेन किया, टीचर्स को ट्रेन किया। इस तरह का काम करते रहे। बीच बीच में कभी कभी डायरेक्टर साहब बुला के कुछ कह देते थे कि भाई कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का काम करो, तो करते थे मन लगा के। और कभी सोचा नहीं था कि किसी कॉलेज के डायरेक्टर बनेंगे, कभी सोचा नहीं था विश्वविद्यालय का जिम्मा लेंगे, क्योंकि मकसद जीवन में लोगों को भूकंप से मरने से बचाने का था, यूनिवर्सिटी चलाने का नहीं था। यूनिवर्सिटी चलाने का कभी नहीं था। बीच में एक जिम्मेदारी मिली, एलुमनाई रिलेशंस। एलुमनाई को जोड़िए, एलुमनाई से डोनेशन लाइए ताकि स्टूडेंट्स को, टीचर्स को स्कॉलरशिप दे सकें, मौका दे सकें। जब वो सब किया तो देखा यूनिवर्सिटी को ध्यान से पहली बार, और फिर एक दिमाग में आइडिया आया कि भाई अगर ये मौका मिले कोई अच्छा कॉलेज चलाने का तो इसमें कुछ ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। तो सन 2008 में भारत सरकार ने 8 IIT शुरू की और हमको इंटरव्यू के लिए मौका मिला। इंटरव्यू के बाद हमसे पूछा गया कि भाई ये 8 IIT हैं, इसमें से आपकी क्या प्रेफरेंस है, कौन कौन सी IIT आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है। हमने कहा सब आप हमें गुजरात भेजेंगे तो चले जाएंगे, बाकी हमें डायरेक्टर नहीं बनना। और उसकी वजह थी कि हम बहुत खुश थे अपने काम से, अपने जीवन से। अर्थक्वेक सेफ्टी हमारा मकसद था, और ये था कि अगर इसको छोड़ के तो एक अच्छा कॉलेज बने, और अच्छा कॉलेज बनाएंगे तो लगा कि गुजरात में बना सकते हैं। वहां पर लोग बिना बात फालतू फालतू बातें नहीं करते, बिना बात लड़ाई झगड़े नहीं होते, कोई बिना बात की मुकदमेबाजी नहीं होती, लड़कियां रात को 12 बजे स्कूटर पर घूम सकती हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है। गुजरात में कोई गया है यहाँ से? हाँ, जामनगर। तो गुजरात में आप रात को 12 बजे 1 बजे लड़की को स्कूटर पर बिल्कुल निसंकोच घूमते हुए दिखते हैं। माहौल है। तो ये सोचा गया कि अगर हमें एक अच्छा यूनिवर्सिटी बनाना है, एक अच्छा कॉलेज बनाना है, तो ऐसी जगह बनाए जहां पर माहौल अच्छा है। एक खराब माहौल में अच्छा कॉलेज नहीं चल सकता।
अगर मुझे अपनी सेफ्टी की चिंता हो तो मैं पढ़ा नहीं सकता। अगर लड़की को डर लग रहा है लाइब्रेरी से घर जाने में तो वो क्या पढ़े, नहीं पढ़ सकता। तो वहां पर IIT में मौका मिला हमको, वहां पर हमने जमीन एक्वायर की, आर्किटेक्ट हायर किए, बिल्डिंग्स बनाई, टीचर्स हायर किए, नए प्रोग्राम्स बनाए, करिकुलम बनाया, और 12.5 साल में वहां डायरेक्टर रहने का मुझे मौका मिला। और एक सबसे बड़ी चीज है कि बड़ी कल्चर बने। कल्चर से मतलब क्या होता है? आपके यहाँ आर्ट्स के और सोशल साइंस के काफी छात्र बैठे हैं। कल्चर से क्या मतलब? कल्चर से मतलब होता है कि हम कैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। स्टूडेंट टू स्टूडेंट क्या रिलेशनशिप है, स्टूडेंट टू टीचर क्या है, सीनियर स्टूडेंट टू जूनियर स्टूडेंट क्या है, PhD स्टूडेंट टू BA स्टूडेंट की क्या रिलेशनशिप है, सीनियर टीचर की जूनियर टीचर के साथ क्या रिलेशनशिप है, वाइस चांसलर की अपने साथियों से क्या है, ये कल्चर है। तो सबसे ज्यादा जोर वहां पर रहा कल्चर बनाने का। नतीजा ये रहा कि साल में 5 बार 8 बार एक ईमेल आती है IIT गांधी में कि क्लासरूम में 2000 रुपए का नोट पड़ा हुआ मिला है, जिसका वो सिक्योरिटी गार्ड से ले, बस। और ये आइटम साल में 5 बार 6 बार, लैपटॉप, सेलफोन, पेन ड्राइव, बच्चे छोड़ जाते हैं। रुपए, लेकिन रुपए कैश। 12.5 साल में कोई लड़ाई झगड़े नहीं, कोई मारपीट नहीं। हमने एक सिद्धांत वहां पर लागू किया कि हम अपने छात्राओं को पूरी तरह ट्रस्ट करते हैं और हमें मानते हैं कि वो बहुत ही जिम्मेदार नागरिक हैं। हम उनको सुपरवाइज नहीं करेंगे और उनको हम पूरी फ्रीडम देंगे, और ये फ्रीडम तब तक देते रहेंगे जब तक वो उस जिम्मेदार तरीके से उसका निर्वाह करें। ये हमने छात्राओं के साथ एक अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि मैं आपको ट्रस्ट करूंगा, लेकिन वो ट्रस्ट तब तक है जब तक आप उस ट्रस्ट के लायक। अब उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा हुआ कि हमने IIT गांधी में लड़के और लड़कियों की मेस अलग नहीं बनाई, क्योंकि हमने कहा हम आपको एडल्ट की तरह ट्रीट करते हैं, तो लड़कों को लड़कियों से अलग खाने की जरूरत क्या है? हमने हॉस्टल अलग नहीं बनाया। अगर हम जिम्मेदार महसूस करते हैं आपको, तो इसकी क्या जरूरत है? हमने हॉस्टल चलाने की टोटल स्वतंत्रता स्टूडेंट्स को दे दी। मेस का कॉन्ट्रैक्टर कौन होगा, खाना क्या बनेगा, चाय की दुकान किसकी लगवाओगे, फ्रूट जूस की दुकान किसकी होगी। और वादा यह था कि जिस दिन जिम्मेदारी से बाहर जाओगे उस दिन मैं कसम, ठीक है ना। हमारे एक छात्र ने जूस वाले से कहा कि मुझको जूस के पैसे नहीं देने चाहिए क्योंकि मैं वेलफेयर सेक्रेटरी हूं, मेरी तरह से तो दुकान आती है। लड़के को निकाल दिया, आप ये नहीं कर सकते, आप मुफ्ती में जूस नहीं पी सकते। चांसलर हो चाहे आप स्टूडेंट लीडर हो, जो जूस के 40 रुपए हैं वो तो आपको देने। हमारे 3 छात्र लीडर्स, टॉप लीडर्स, इलेक्टेड लीडर्स, उन्होंने कुछ गड़बड़ की, हमने उनको एक साथ में निकाला। मुझसे मिलने आए, बैठाया, चाय पिलाई। हंसने की बात नहीं, मेरे बहुत बढ़िया थे बच्चे, आज भी मेरे संपर्क में हैं। बोले सर हमने IIT के लिए इतना किया, आपने इतना सख्त निर्णय लिया। मैंने कहा इसीलिए चाय पर रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूं, तुमने विश्वविद्यालय के लिए बहुत किया। बोले फिर इतनी बड़ी सजा। मैंने कहा अगर आपको सजा नहीं दूंगा तो फिर किसको दूंगा? आप तो रोल मॉडल हैं, आप तो नेता हैं। अगर मैंने आपको छोड़ दिया तो ये बीमारी नीचे तक जाएगी, तो मुझे आपका सहयोग चाहिए। इसको जिम्मेदार तरीके से लीजिए और 1 साल का समय अच्छी तरह से इस्तेमाल। जो बाहर चले गए तो मैंने अपने टीम को फोन किया, मैंने कहा 3 बच्चे हैं, इनको संभाल लेना। बोला क्या मतलब है आपका? मैंने कहा कुछ पार्ट टाइम काम दे दे इनको, खाली बैठेंगे घर पे जाके मम्मी पापा के बस दंगा करेंगे ये।
1 साल के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दिया, 1 साल क्लास नहीं आओगे, लेकिन उनको कुछ काम नहीं, ठीक है ना। तो एक माहौल बनाया और उस माहौल से लाभ ये हुआ कि हमारे यहाँ कोई मुकदमेबाजी, कोई शिकायतें, लड़कों की लड़कियों से किसी तरह की कोई बदतमीजी, टीचर टू टीचर रिलेशनशिप, टीचर टू स्टूडेंट रिलेशनशिप, स्टूडेंट टू स्टाफ रिलेशनशिप, कहीं पर कोई किसी भी तरह की टेंशन नहीं है। आप कहेंगे कि बहुत छोटा कॉलेज था, ये तो बड़ी यूनिवर्सिटी है, बड़ी यूनिवर्सिटी में तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी। हाँ, सही बात है। जब मैंने शुरू किया था तो 90 स्टूडेंट थे और मुझे लोगों ने कहा कि अभी तो 90 स्टूडेंट्स हैं, फिर 200 हो गए, फिर 300 हो गए। बोले अभी तो आप लड़के लड़कियों को एक दूसरे के साथ मिक्स करने देते हैं, जब 1000 हो जाएंगे तब क्या करेंगे। मैं छोड़ के आया 1800 स्टूडेंट्स। कितने? 1800। अब इसका मैं उदाहरण देता हूं। पूरे देश में सारे इंस्टीट्यूशन, सारी आईटी, देश में 23 आईटी, कितनी? 23। हर आईटी ने कोविड में हॉस्टल खाली कराए, बच्चों को घर भेजा, सिवाय आईटी का। आईटी का निर्णय ने कहा कि अगर ये बच्चे रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर ये एडल्ट्स हैं, तो फिर इन्हें घर क्यों भेजें? प्रोफेसर को घर भेज रहे हो क्या? जब प्रोफेसर को घर नहीं भेज रहे तो स्टूडेंट को क्यों घर भेज रहे हो? ये हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे लिए रिसोर्स है, ये हमारे लिए सोल्यूशन है। ये जवान लोग हैं जिनकी ताकत हम यूज कर सकते हैं। हमने सेकेंड वेव में कैंपस के अंदर 150 स्टूडेंट्स को कोविड से ट्रीटमेंट 150 स्टूडेंट। सेकेंड वेव में एक के भी पिताजी माताजी को आने की जरूरत नहीं पड़ी और बाद में ईमेल्स आई माता पिता की कि आपने जितने अच्छे तरह से हमारे बच्चों को संभाला, हम नहीं संभाल सकते। ये हमने नहीं किया, ये स्टूडेंट, क्योंकि हमारी स्टूडेंट लीडरशिप इतनी स्ट्रांग थी। हमारे स्टूडेंट्स परमिशन देते थे कोविड में कि हॉस्टल से बच्चों का तरीका अपना है, उनको बाहर खाना खाने जाना है, हॉस्टल में बोर हो गए हैं, लेकिन बाहर जाओगे तो इन्फेक्शन लाओगे तो बाकी स्टूडेंट्स को भी रिस्क होगा, तो रूल्स तो बनाने पड़ेंगे। अब रूल्स कौन बनाएगा? मैं नहीं बनाऊंगा, स्टूडेंट्स बनाएंगे। रूल्स को एनफोर्स कौन करेगा? स्टूडेंट्स करेंगे। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ बहुत सख्ती है डिसिप्लिन पर, हमारे यहाँ नहीं, वहां पर। तो मैं हमारे यहाँ तो यहाँ पर है बनारस, गांधीनगर में अगर होमवर्क असाइनमेंट में भी नकल किया ना तो 1 सेमेस्टर की छुट्टी तो मिल जाती है। लेकिन उस कमेटी में कौन लोग हैं? 6 टीचर्स और 4 स्टूडेंट्स। और उसमें सख्त कौन ज्यादा है? स्टूडेंट्स। टीचर्स तो लीनियंट होते हैं। क्यों? क्योंकि टीचर्स दूसरे कॉलेज से पढ़ के आए हुए होते हैं, तो दूसरे कॉलेज में जहां से आए होते हैं वहां का रेफरेंस लगाते हैं। वो कहते हैं हमारे कॉलेज में नकल करने पर क्या होता है, कुछ नहीं, वार्निंग दे देते हैं, एक ग्रेड दे देते हैं, फेल कर देते हैं। पर जो 4 स्टूडेंट्स हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जितनी फ्रीडम हमको मिली है उतनी किसी आईटी में नहीं मिलती। इस लड़की ने हमारे उस ट्रस्ट को बिट्रे किया है, इसने हमारी पोजीशन कमजोर की, ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं। तो हमारा स्टूडेंट मेंबर ज्यादा सख्त होता था टीचर यूनियन, राइट? तो ये आपको इसलिए बता रहा हूं, स्टूडेंट तो वही है, टीचर भी वही है, देश भी वही है, कानून भी वही है। फर्क सिर्फ एक कल्चर बनाने का है, फर्क सिर्फ एक माहौल बनाने का है, सिर्फ एक एनवायरनमेंट बनाने का, एक ट्रस्ट बिल्ड करने का है कि क्या एक दूसरे पर विश्वास है, क्या एक दूसरे पर भरोसा है, क्या अगर किसी के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हो रहा है तो क्या उसको लगता है ये सही बात हो रही है? क्या उसको लगता है कि मेरे साथ जाती हो रही है, किसी और के साथ होता तो शायद एक्शन लीनियंट होता? अगर वो लड़का जैन होता, जैन साहब के गांव का होता, जैन साहब के फैकल्टी का होता, जैन साहब के डिपार्टमेंट का होता, तो शायद इसको ज्यादा लीनियंटली ट्रीट किया गया। अगर वो भरोसा है तो कितनी भी आप सख्ती करेंगे, सब लोग मिलकर के
उस शक्ति को निभाएंगे, ऐसा मेरा अनुभव रहा। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि इससे आपको मुझे समझने की में मदद मिलेगी कि मैं कहां से आया हूं। और जब मेरे लिए अखबार में न्यूज आई कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर का ये मेरा नियुक्ति पत्र इशू हो गया है, तो मेरे एक मित्र ने मुझे फोन किया, बोले भाई आप तो आईटी चलाते थे, वो भी छोटी आईटी चलाते थे, और ये तो विश्वविद्यालय बहुत ही बड़ा है, मतलब बाकी विश्वविद्यालय से भी बहुत बड़ा, तो आप इसको कैसे चलाओगे? आप यहाँ तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से डील करते थे, वहां तो सोशल साइंस के स्टूडेंट्स थे, तो कैसे चलाओगे? मेरा मानना है कि किसी भी कॉलेज को चलाने के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए 3 चीजें जरूरी है। अच्छा उसको अच्छा बनाने, पहला ये है कि इसमें जो एडमिशन और रिक्रूटमेंट हो वो मेरिट पर हो, अच्छे हो, उसमें किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, कोई बेईमानी ना हो, कोई फेवरेटिज्म, क्वालिटी के लोग आए, चाहे वो क्लर्क है, चाहे माली है, चाहे झाड़ू लगाने वाला है, चाहे प्रोफेसर है, चाहे स्टूडेंट एमएससी का है, चाहे पीएचडी का है, चाहे पीएचडी कर रहा है, कोई भी व्यक्ति जो विश्वविद्यालय से कनेक्ट होगा वो मेरिट पर हो, पहली चीज। दूसरी चीज, इन लोगों को ले आए हो तो इनको काम करने के लिए जो भी इनका काम है, पढ़ने का है, पढ़ाने का है, रिसर्च करने का है, माली है तो घास काटने का है, सफाई करने वाला है तो सफाई करने का काम है, उस सबको करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो उसको उपलब्ध कराएगा। मैंने टीचर्स ले आया, स्टूडेंट्स ले आया, क्लासरूम नहीं दिया तो कैसे पढ़ाई होगी? लैब नहीं दी तो कैसे पढ़ाई होगी? तो सेकंड चीज रिसोर्स चाहिए। लेकिन अगर मैं अच्छे लोगों को ले आया और उनको मैंने लैब भी दे दी, खूब सारे पैसे भी खर्च कर दिए, लेकिन एक कल्चर नहीं बनाई, एक ट्रस्ट नहीं बनाया, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं बनाई, तो ये सब देखा। तो तीसरी चीज जो क्या है वो है कि टू बिल्ड कल्चर, टू बिल्ड द एनवायरमेंट, टू बिल्ड ट्रस्ट, टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, टू बिल्ड एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि आपको नीचे करके ऊपर नहीं जाना है, आपको भी ऊपर जाना है, मुझे भी ऊपर जाना है, दोनों साथ साथ चलेंगे। आपने सुना होगा, मैंने कहीं पढ़ा था पिछले दिनों कि अगर तेज चलना है तो अकेले चलना है, लेकिन अगर दूर जाना है तो सबको साथ लेके जाना होगा। और यूनिवर्सिटी में आज हम धीमे चल सकते हैं लेकिन दूर जाना है, आज हम थोड़ा धीरे चल सकते हैं लेकिन हमें दूर जाना है, सबको साथ लेके। कोई भी विश्वविद्यालय अकेला आगे नहीं जा सकता, बीएचयू आगे नहीं जा सकता अगर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय अच्छा नहीं कर रहा। जो हमारे आसपास के कॉलेजेस हैं, अगर वो अच्छा नहीं कर रहे तो बीएचयू अच्छा नहीं कर सकता। बीएचयू के अंदर कोई एक पर्टिकुलर फैकल्टी अच्छा नहीं कर सकती अगर बाकी फैकल्टी अच्छा नहीं कर, सबको साथ करना। ये बात मैं आईटी में भी कहता था, आईटी गांधीनगर अकेले तेज नहीं चल सकती, आईटी गांधीनगर तभी आगे चलेगी जब बाकी आईटी के साथ चलेगी। आज मेरी फेसबुक पे है, आप लोग कितने लोग हैं फेसबुक पर? बस चलो, फेसबुक पर मेरी पोस्ट देखना। आज आईटी गांधीनगर में एक प्रोग्राम शुरू किया था, इन्वेंट एट आईटी गांधीनगर, इन्वेंशन फैक्ट्री। उसकी पूरी परिकल्पना ये थी, सिर्फ 20 बच्चों को लेना है। कितने बच्चों को लेना है? 20 बच्चों को लेना है। लेकिन हमने कहा हम खाली अपने आईटी गांधीनगर के बच्चों को नहीं लेंगे, हम पूरी सारी आईटी को कॉम्पीट कराएंगे। उसमें दूसरी आईटी के बच्चे आते हैं, हमारे सिर्फ 20 सीट, लेकिन हमने कहा हम खोल देंगे, क्योंकि हमारा ध्येय ये था कि जो आइडिया है ये दूसरे कॉलेजेस तक है। जब वहां के स्टूडेंट हमारे यहाँ का अच्छा आइडिया ग्रहण करके वापस अपने कॉलेज में जाएंगे तो उस कॉलेज को भी एक एनर्जी मिलेगी और उससे हमारा भी काम आगे बढ़ेगा। तो ये 3 चीजें हैं, आपको टीचर्स और स्टूडेंट्स को मेरिट पर लाना है, उनको रिसोर्सेज देने हैं, और तीसरा एक अच्छा माहौल। अब सवाल ये है, अभी अरुण कुमार जी हमारे जो
रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया कोटेशन पढ़ी किसी विद्वान की। एजुकेशन का मतलब क्या है, ठीक है ना। चलो किससे पूछते हैं, होमवर्क तो मिलना चाहिए, क्विज तो होना चाहिए। आप बैठी हैं पीछे चौथी रो में, खड़ी हुई है, इनको माइक्रोफोन दो, माइक्रोफोन दो। बताइए एजुकेशन यहाँ पर क्या करते हो? पीएचडी करते हो, किस विषय में? माइक्रोबायोलॉजी। बताइए एजुकेशन का पर्पस बताइए। अरुण सिंह ने कुछ आइडिया दे दिया ऑलरेडी। थोड़ा नजदीक रखिए। पर्पस ऑफ एजुकेशन, is to gain knowledge and means to spread that knowledge to make other people of the country basically. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किसी को? हाँ आप बताइए। जो आपके व्यवहार में परिवर्तन ला दे वही शिक्षा है। मैं गुंडा बन जाऊं तो शिक्षा होगी? मैं कहती आपने जो शब्द है मैंने उन शब्दों का इंटरप्रेट किया। हाँ तो आपके शब्द केयरफुल होने चाहिए। बैठिए बैठिए। हाँ आपने अच्छा वर्ड छूट दिया ना। बैठिए। तो मेरे दोनों साथियों ने बहुत अच्छा जवाब दिया और अरुण सिंह ने जी ने भी काफी अच्छी डेफिनेशन दी थी। मेरे हिसाब से एजुकेशन का पर्पस खाली फिजिक्स पढ़ना, इकोनॉमिक्स पढ़ना, मेडिसिन पढ़ना, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पढ़ना नहीं है। एजुकेशन का पर्पस उससे कहीं ज्यादा है। तो वो क्या है? वो है कि कुछ कर गुजरने की एस्पिरेशन होनी चाहिए, कुछ अच्छा कर गुजरना। यहाँ पर कुछ कर गुजरने में तो बदमाशी भी अलाउड है, गुंडागर्दी, चोरी, डकैती, वो सब भी कर गुजरने में आएगा, लेकिन कुछ अच्छा कर गुजरने की एस्पिरेशन होनी चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। और खाली शेख चिल्ली की तरह से सपना ना देखते रहें, उसको करने की काबिलियत भी होनी चाहिए। ये बात सही है, ठीक है ना। अब वो क्या अच्छा होगा ये हर आदमी का अलग हो सकता है। मेरे केस में अर्थक्वेक सेफ्टी था, आपके केस में हो सकता है अपने गांव की दशा सुधारना, किसी और के मन में हो कि पूरे परिवार की स्थिति सुधारना, किसी का उद्देश्य होगा कि अपने कॉलेज में, अपने गांव में स्कूल अच्छा चला। हर एक व्यक्ति का एक अच्छा एक मकसद हो सकता है, लेकिन एक अच्छा मकसद होना चाहिए और उस मकसद को पूरा करने की काबिलियत होनी चाहिए। अगर ये होगा तो अच्छी एजुकेशन होगी। और उस काबिलियत में फिजिक्स पढ़ना एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, लेकिन पूरा कंपोनेंट नहीं। क्योंकि अगर आपको फिजिक्स बहुत अच्छी आती है लेकिन आपका व्यवहार बहुत खराब है, या आप बहुत ही सुस्त हैं, बहुत ही लड़ाई झगड़े वाले हैं, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। काफी साल पहले एक बार इंटरव्यू हुआ आईआईटी गांधीनगर में, बिजली का इंजीनियर रिक्रूट, बिजली जो मेंटेनेंस इंजीनियर। तो हमारे बिजली के कुछ एक्सपर्ट थे, मेरा तो बिजली का सब्जेक्ट नहीं है। तो उन्होंने 30 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करके 5 कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट बनाई, एक आदमी को लेना था। तो बोले हमने 5 लोगों में मेरिट लिस्ट बनाई है, 1 2 3 4 5। मैंने कहा अब मैं इन 5 लोगों से आपके साथ में मिलना चाहता हूँ। तो मैंने उन 5 को एक एक करके अपने साथियों के साथ बैठ के बुलाया, उनसे बात की। तो बात की तो मेरिट लिस्ट उलट गई। जो उन्होंने बेस्ट कैंडिडेट छाटा था वो बेस्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूछा था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और मेरी कंसर्न क्या थी? मेरी कंसर्न थी कि यहाँ पर घूसखोरी तो नहीं शुरू कर देगा, बेईमानी तो नहीं शुरू कर देगा। मेरी कंसर्न थी कि बाकी लोगों के साथ मिलकर काम करेगा कि झगड़ा करेगा। मेरी कंसर्न थी कि रात को जब बिजली जाएगी तो सोता रहेगा कि उठ के आएगा बिजली ठीक करने के लिए, राइट। तो मेरी जो कंसर्न थी वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं थी, वो कुछ और थी। और मेरे सवाल इसी तरह के थे। जब उन सवालों को जवाब देने लगे, जो नंबर 1 पर था वो फिसल गया। तो मेरे साथियों ने कहा साहब आपने तो हमारी मेरिट लिस्ट उल्टी कर दी। मैंने कहा नहीं, आप कुछ और दिशा में देख रहे थे, मैं कुछ और दिशा में देख रहा हूँ, दोनों की बात सही है, आपकी बात भी सही है। रूल था
और मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट किया। मैंने आपको बताया जब मैं गया था वहां पर तो कुछ नहीं था। मेरा सबसे पहले कंसर्न किसी को रिक्रूट करने में, चाहे वो नया आदमी रिक्रूट कर रहा हूँ, चाहे किसी को मेरे को टीम या डायरेक्टर या कोई जिम्मेदारी देनी हो, पहली चीज होती है कि एथिक्स एंड वैल्यूज, आदमी ईमानदार है कि नहीं, साफ सुथरा है कि नहीं, झूठ चोरी बेईमानी, वो सबसे बड़ा कंसर्न। सेकंड कंसर्न है कि एटीट्यूड कैसा है। बहुत ईमानदार है, बहुत ईमानदार, लेकिन कोशिश में रहते हैं कि वाइस चांसलर को पता चले कि मैं ही होशियार हूं, बाकी सब गधे हैं। ये तो खराब है। कोशिश ये होती है कि हर चीज में खराब चीज दिखाई देती है। आपने सुना है ग्लास खाली खाली आधा खाली भरा, उनको हर चीज में नेगेटिव की चीज दिखाई देती है। आदमी ईमानदार मेरे लिए यूजफुल नहीं है। और तीसरी चीज क्या देखता हूं मैं? तीसरी चीज देखता हूं कि उसका अपनी लाइफ अपने कंट्रोल में है कि नहीं है। लाइफ स्किल बोलता हूं, अपना समय का सदुपयोग कर पाता है कि नहीं कर पाता है, टाइम मैनेजमेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर दो लोगों में झगड़ा चल रहा है तो झगड़ा वो सुलझाएगा या झगड़ा लेके मेरे पास आएगा। अगर मैंने किसी को डीन बनाया और दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, डीन साहब ने दोनों लोगों का झगड़ा खत्म कर दिया, मुझे पता भी नहीं चला। वो अच्छा डीन है या वो अच्छा डीन है जो दो लोगों का झगड़ा हुआ तो दोनों को लेके मेरे पास आ गया, बोला साहब ये दोनों झगड़ रहे हैं, अब आप इनको सुलझाएं। कौन सा बेटर डीन है मेरे लिए, पहले वाला कि दूसरे वाला? पहले वाला, क्योंकि दूसरे वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, पहले वाला प्रॉब्लम सॉल्व। तो क्या चीज हुई? पहली तो हुई वैल्यूज, सेकंड एटीट्यूड, तीसरा लाइफ स्किल, और उसके बाद सब्जेक्ट। इलेक्ट्रिकल में है ना, अकाउंट्स का ऑफिसर चाहिए, इलेक्ट्रिकल का आदमी चाहिए, लाइब्रेरी का ऑफिसर चाहिए, लाइब्रेरियन चाहिए, हर जगह ये मेरा क्राइटेरिया रहा है। अगर मेरा ये क्राइटेरिया रहा है तो मेरा मानना ये है कि जहां भी अच्छी नौकरियां होंगी वहां पर भी ये क्राइटेरिया रहेगा, और लोगों का भी शायद ऐसा होता हो। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि आज जितने छात्र छात्राएं मेरी बात को सुन रहे हैं, उनको मैं क्या इशारा दे रहा हूं? क्या इशारा दे रहा हूं? कि पढ़ाई तो करनी है, उसका कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन पढ़ाई के अलावा आपको अपने दिल में झांक करके देखना है कि ये जो 3 पैरामीटर्स हैं, इन 3 में क्या इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, क्या हम और इंप्रूव कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो ये जो छात्र जीवन है इससे अच्छा समय नहीं होगा। अभी जो है बहुत सारी गलतियां माफ हो सकती हैं, अभी बहुत सारी चीजें 19-21 हो सकती हैं, पर एक बार नौकरी में चले जाते हैं तो वो गुंजाइश मेरे ख्याल से खत्म हो जाती है। मेरा मानना यह है किसी भी विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है, और किसी भी विश्वविद्यालय के जो टीचर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि हमारे छात्र छात्राओं को इसके लिए सेंसिटिव बना दें, इसके लिए सेंसिटाइज कर दें, उनको इस दिशा में थोड़ा सा मार्गदर्शन कर दें। उसके बाद छात्र छात्राएं अपने आप दौड़ लें, हमें उनकी उंगली पकड़ के चलाने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने आपसे कहा कि भाई टीम वर्क इंप्रूव करना है, और मैंने आपको 2 घंटे का लेक्चर भी दे दिया टीम वर्क कैसे इंप्रूव होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपके दिल में आग लग गई कि मैं टीम वर्क में कमजोर हूं, मेरा टीम वर्क कैसे इंप्रूव होगा, तो आप ट्रायल एंड एरर से, किताबें पढ़ के, अपने टीचर से, अपने दोस्तों से सीख के इंप्रूव करो। हर बार गलती करोगे तो सीखोगे, आज गलती हो गई। जैसे आप मुझसे पूछोगे भाई आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है कि मैं गुस्सा हो जाता हूं। गुस्सा हो जाता है तो अच्छी बात नहीं है, लाइफ स्किल में तो नेगेटिव मार्क्स मिलते हैं इसके। लेकिन हर बार गुस्सा होता हूं तो उसके बाद मन में बड़ी संकोच होती है, आज मैं गुस्सा हुआ, मुझे नहीं होना चाहिए, अगली बार मैं क्या करूं कि मैं गुस्सा ना हूं। और पूरी तरह सफलता नहीं मिलती, थोड़ी बहुत मिलती है, 5% मिलेगी, 10% मिलेगी, 10% मिलेगी। प्रैक्टिस करते 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 आदमी को तो फॉर्मूला नहीं है, एलोपैथिक दवाई नहीं है कि पेट में दर्द हो रहा है दवाई खाई ठीक हो गए, आयुर्वेदा
हाँ, यहाँ पर लाइफस्टाइल चेंज करें, थिंकिंग चेंज करें, ठीक है ना। तो ये मेरा, अभी किसी ने पूछा कि आपकी स्टूडेंट से क्या उम्मीद है, तो ये मैंने सोचा कि इसके बारे में बताऊं। तो करना क्या है, करना यह है कि स्टूडेंट्स को जो यहाँ पर सुविधाएं हैं उनका लाभ उठाना। तो ये बात मैंने कही कि सब्जेक्ट भी पढ़ना है, लेकिन साथ में 3 चीजें, वैल्यूज, एटीट्यूड एंड लाइफ स्किल्स, तीनों को इम्प्रूव करना। कैसे हो? उसके लिए जो विश्वविद्यालय में जो भी सुविधाएं हैं उनका लाभ उठाएं। क्या सुविधाएं हैं? एक तो यहाँ पर टीचर्स हैं, शायद सारे टीचर उतने स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है, लेकिन कुछ तो हैं, जो है उनका लाभ उठाइए। और वो पता चल जाता है, आप जब स्टूडेंट से टीचर से मिलते हैं तो पता चल जाता है ये फ्रेंडली है कि नहीं है। उसमें में कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। आपके साथी, आपके साथियों में आपको दिखाई देगा कि इस व्यक्ति के अंदर ये गुण है, उससे हम गुण ग्रहण करें, उससे बात करें, उससे सीखें। हमारी कोई समस्या हो, अभी पिछले दिनों एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई बनारस में, तो उसमें एक सेशन चल रहा था, तो मैंने भी हाथ उठा दिया सवाल पूछने के लिए या कुछ कहने के लिए। तो मैंने कहा कि दुनिया का जो सबसे तेज दौड़ने वाला धावक है, ओलंपिक का मेडल लेके आता है, गोल्ड मेडल लेके आता है। जहां दुनिया का जो सबसे बढ़िया बॉक्सर है, जो बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल लेता है, उन सबके पास भी कोच होता है। उनका जो कोच होता है वो उतनी तेज दौड़ नहीं दौड़ सकता जितना वो धावक दौड़ सकता है, लेकिन वो कोच होता है। क्योंकि अगर वो इतना दौड़ सकता तो खुद दौड़ रहा होगा। जो बॉक्सिंग वाला जो गोल्ड मेडलिस्ट है, उसका भी जो कोच है वो उतनी अच्छी बॉक्सिंग नहीं कर सकता, लेकिन वो भी कोच रखता है। तो मैंने कहा कि हम वाइस चांसलर बन जाते हैं, हम ये क्यों मानते हैं कि हमारा कोच नहीं चाहिए? अगर दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाले को कोच चाहिए, तो किसी भी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को कोच क्यों नहीं? बात समझ आइए। और मैंने कहा कि मुझको बड़ा लाभ हुआ पिछले 15-20 साल में, मेरे बहुत सारे कोचेज रहे। कोच का मतलब ये नहीं होता कि आपका सीनियर है। मेरा कोच 25 साल की एक बच्ची हो सकती है, जिसको किसी मामले में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, और मैं सकूं बेटा मैं इस परेशानी में हूं, आपकी क्या राय है, वो मेरी कोच हो सकती है। एक जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकता है, एक प्रोफेसर हो सकता है, विश्वविद्यालय का दूसरी जगह का हो सकता है। ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसका टीचिंग से कोई लेना देना नहीं है, राइट? तो मैंने अपने 20-25 साल में काफी लाभ उठाया, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जो किसी मामले में मुझसे ज्यादा होशियार। और जब भी मुझे जरूरत पड़ी तो मैंने उनको फोन किया और उनसे गाइडेंस ली, ये समस्या से जूझ रहा हूं, इस विषय में मुझे क्या करना चाहिए। और कई बार एक से ज्यादा कोच से अप्रोच किया, उसी समस्या को 2 लोगों से बात की, दोनों के अलग अलग नजरिए आए, और फिर उनको मैंने समझा, इंटरनलाइज किया और देखा मैं किस बात से ज्यादा कंफर्टेबल हूं, उसको मैंने किया। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि हमारे जो छात्र छात्राएं हैं विश्वविद्यालय में, उनका लाभ उठाएं और अपने भविष्य पर ध्यान दें, अपना फ्यूचर बनाएं। ये समय अपनी चिंता करने का है ताकि आप देश की चिंता कर सकें। जब मैंने IIT गांधीनगर शुरू किया तो कई बार भारत सरकार की कुछ स्कीम्स होती थी, जिसके लिए मेरे साथी कहते थे हम इसमें अप्लाई करें। मैंने कहा मत करो, क्योंकि हम इसमें अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। तो बोले फिर देश, मैंने कहा अभी बच्चे हो, दूध पियो और पढ़ो, पाठशाला जाओ, जब बड़े हो जाओगे तो देश की सेवा करेंगे। अभी अपना बचपन संभालो, अभी कॉलेज को पैरों पे खड़ा होकर स्ट्रांग बनना है ताकि हम देश के काम आ सकें। मेरा मानना है कि हमारे देश के जो युवा हैं, छात्र छात्राएं हैं, सबसे पहले आप हवाई जहाज में, कितने लोग हवाई जहाज में बैठे हैं? हवाई जहाज में जब बैठते हैं, जब बैठते हैं तो वो एक अनाउंस करती है कि अगर हवा का दबाव कम हो जाए तो मास्क गिरेगा, पहले अपना मास्क पहने, उसके बाद बच्चे को पहने, ठीक है ना? पहले अपने आप को संभालो। अगर अपने आप को संभाला तो देश संभल जाएगा।
और खुद तो संभले नहीं, देश को संभालने चलोगे या विश्वविद्यालय को संभालने चलोगे तो वो ठीक नहीं है। पहले अपने आप को स्ट्रांग करना है। अपने आप कैसे स्ट्रांग करोगे? कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं तैयार हूं एक लंबी दौड़ के दौड़ने के लिए। छोटी दौड़ नहीं दौड़नी। मुझे हाँ, आपकी तरह से मैं कब स्टूडेंट था? मैं 79 में मैंने इंजीनियरिंग पूरी की, तो 43 साल हो गए मुझको पढ़ाई पूरी की है, इंजीनियरिंग पूरी की। उसके बाद पीएचडी करने में टाइम लगा 43 साल। तो जो मैंने 4 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में सीखा करा, वो आज 43 साल भी मेरे काम आ रहा है। ठीक है ना? और क्या सीखा? क्या सीखा? क्या जो सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी थी वो काम आ रही है आज मेरे? कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, वैल्यूज, लाइफ स्किल्स। मेरे जो प्रोफेसर सामने बैठे हैं, कई बार मेरे कमरे में आते हैं और मैं इनसे बात करते करते 8 फिंगर से टाइपिंग करता हूँ कंप्यूटर। तो मैं आपसे बात करूंगा और मुझे लगेगा कि आप कुछ ऐसी चीज बात कर रहे हैं जो मुझे याद रखनी चाहिए, जो मुझे याद नहीं रहेगी, क्योंकि दिमाग थोड़ा एज के साथ स्लो हो जाता है। तो मैं टाइप करता हूँ 8 फिंगर से। अब मुझे स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं है, मैं आंख बंद करके टाइप कर सकता हूँ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कक्षा 10 के बाद अनएम्प्लॉयमेंट की जो चिंता थी, उसमें टाइपिंग स्कूल गए थे। So I can type fast. That's a life skill. आपकी लाइफ स्किल कुछ और हो सकती है। अभी मुझे कोई बढ़िया ग्राफ बनाना पड़े, मुझे नहीं आता है, क्योंकि मेरे पास हमेशा स्टूडेंट्स रहे, मुझसे ज्यादा होशियार स्टूडेंट्स रहे जो ग्राफ बना देते थे। तो लाइफ स्किल नहीं है मेरे पे। तो आपको तय करना है कौन सी लाइफ स्किल चाहिए और उसको बनाना है, उस पर टाइम लगाना है। कोई भी चीज फ्री में नहीं होती, मुफ्त में नहीं होती, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। अभी जो विश्वविद्यालय की स्थिति है उसमें खाली मेरा ये कहना उचित नहीं है कि आप क्या करेंगे, मुझे ये भी बताना है कि हमें क्या करना है। आज जो मैं देखता हूं विश्वविद्यालय को, अभी आज एक सीनियर प्रोफेसर हमारे विश्वविद्यालय के मुझसे मिलने आए, तो उन्होंने बताया कि साहब मैं सच एंड सच इंस्टीट्यूट में गया था बंबई में, और साहब वो कितना आगे निकल गए, हम कहाँ आए हैं। ये समस्या है। देश के कॉलेज, देश की यूनिवर्सिटी बहुत तेजी से आगे, बहुत तेजी से। हमको बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वहां ना रुके रहें जहां पर हम रुके हुए हैं। हमें कोशिश करनी है कि हम भी चलना शुरू करें और तेजी से चलना शुरू करें। हमें जिन लोगों से हम पीछे रह गए हैं उनसे आगे निकलना है, लेकिन पहले चलना शुरू करना है। अभी क्या स्थिति है? अभी जो मुझे बताया गया है कि एडमिशन और रिक्रूटमेंट्स में भी कंसर्न रहे हैं पास में। रिसोर्सेज की बड़ी दिक्कत है। मुझे बताया गया है कि 100 लड़कों की 100 स्टूडेंट्स की क्लास होती है, लेकिन क्लासरूम में 80 स्टूडेंट्स ही बैठ सकते हैं। हॉस्टल की बड़ी कमी है। लड़कियों के हॉस्टल की तो ज्यादा ही दिक्कत है कंपेयर टू लड़कों के हॉस्टल की। सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू है। आए दिन इस तरह की घटना होती है जो सभ्य समाज में नहीं होनी चाहिए। हॉस्टल में जो फैसिलिटीज हैं, चाहे वो टॉयलेट, चाहे वाटर कूलर हो, उनकी दशा बहुत अच्छी नहीं है। हमारी बहुत सारी बिल्डिंग्स में लिफ्ट नहीं है और हमारे पास हैंडीकैप बच्चे हैं जिनके पास कोई जरिया नहीं है ऊपर चढ़ने का, तो उनको 4 स्टूडेंट उठा करके ऊपर लेके जाते हैं। वो कोई बहुत अच्छा माहौल नहीं है। हमारी काफी बिल्डिंग्स में महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है। ये एक सभ्य समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती। हम ये नहीं चला सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हम विश्व में अच्छे यूनिवर्सिटी बनेंगे और हमारी महिलाओं को एक अच्छा टॉयलेट साफ सुथरा मिलेगा। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी यूनिवर्सिटी टॉप पे जाएगी अगर हमारी लड़कियां सेफ फील नहीं करती। हमारे क्लासरूम में स्टूडेंट्स के बैठने की जगह नहीं होगी, या क्लासरूम इतने गंदे होंगे कि स्टूडेंट्स को पहले जाके सफाई करनी होगी, उसके बाद वो बैठना। समस्याएं हैं और उन समस्याओं को मिल करके सुलझाना होगा, मिल करके उस पर काम करना होगा। और मेरा ख्याल है कि अगर हम सब लोग मिल करके करेंगे तो ये हो पाएगा। अभी तक क्या किया, 6 महीने मुझे हो गए। सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर हुई वो ये थी कि एक ट्रस्ट बिल्ड करना जरूरी था।
जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि ये माना जाता था कि वाइस चांसलर जो चाहे वो कर सकता है, कोई भी रूल है वो वाइस चांसलर तोड़ सकता है, किसी को भी मकान आउट ऑफ टर्न दे सकता है, स्टूडेंट रूल्स के हिसाब से आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता पीएचडी में, लेकिन वाइस चांसलर चाहे तो अलाउ कर सकता है। हमने कहा ये तो ठीक नहीं, वाइस चांसलर जो है वो इज ओनली द लीडर ऑफ द ग्रुप, ही इज नॉट ए स्पेशल क्लास ऑफ पर्सन जो चाहे वो कानून लिखे। तो पहली चीज जो की वो किया कि ट्रस्ट को डील, सबको विश्वास हो कि विश्वविद्यालय नियम से चलेगा, नियम सख्त हो सकते, नियम लीनियंट हो सकते, लेकिन जो भी नियम हो वो सबके ऊपर बराबर तरीके से लागू हो। अगर कोई प्रोसीजर लिखा है वो प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, अगर प्रोसीजर गलत है आकर के बात करिए, उस प्रोसीजर को चेंज कर दीजिए। अगर कोई रूल ऐसा है जो बहुत सख्त है और आपको लगता है कि ज्यादा सख्ती है तो उसको लीनियंट करना है कर दीजिए, लेकिन रूल जो भी है वो फॉलो होना, प्रोसीजर जो भी है वो फॉलो होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा मैंने कोशिश की है कि पिछले 6 महीने में मैंने कोई भी एक्सेप्शन किसी भी स्टूडेंट, किसी भी टीचर, किसी भी स्टाफ के लिए इस तरह का अलाउ नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज ये देखी कि यहाँ पर छात्रों के लिए फाइनेंशियल एड का कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है, वो हमको बिल्ड करना। हमको जो हमारे छात्र छात्राएं गरीब परिवारों से आते हैं, जिनको आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, उनकी व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए 5 फरवरी को महामना की जो ये बसंत पंचमी के दिन जो विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस हुआ, उस दिन हमने लॉन्च किया एक डोनेशन का ड्राइव कि हम विश्वविद्यालय के लिए फिर से डोनेशन लेंगे। महामना ने 100 साल से पहले डोनेशन लेकर के विश्वविद्यालय बनाया। सारी ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, सारा जो कैंपस देख रहे हैं, ये डोनेशन से बना। लेकिन चलते चलते कुछ समय ऐसा आया कि मान लिया गया कि सब सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सरकार पैसे, सरकार के हाथ में पैसे नहीं है, सरकार नहीं दे सकती। तो हमने ये एक प्रोग्राम शुरू किया कि हमारे जो भी पूर्व छात्र हैं, जो हमारे वेल विशर्स हैं, वो जितना भी स्वेच्छा से चाहें उतना पैसा उस बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। और कभी 1.25 करोड़ रुपया हमें बिना कुछ मेहनत किए उस अकाउंट में आया है ना। फिर हमने लेकिन ये बहुत खुश होने वाली बात नहीं है, 1.5 करोड़ रुपया कुछ नहीं है, इतने बड़े विश्वविद्यालय के लिए 150 करोड़ रुपया, और इसके लिए मुझे आप सबकी मदद की जरूरत पड़ी। तो फिर हमने एक फाइनेंशियल एड का प्रोग्राम शुरू किया, और इसमें हमने कहा कि हम जो लोग गरीबी रेखा के नीचे के हैं उनको हम कुछ मदद कर सकें। वो शुरू किया, उसमें कुछ लोगों को पैसे मिले, मेरे हिसाब से काफ़ी कम है, और बढ़ाने चाहिए और मिलने चाहिए, ये शुरू किया। फिर थोड़ी फेलोशिप शुरू की, टीच फॉर पीएचडी शुरू किया। जो हमारे नेट वाले कुछ लोग नेट की शिकायत कर रहे थे, तो नेट में कुछ लोगों को शायद भी एप्लीकेशन गई होगी, पता नहीं कहाँ पहुंची वो एप्लीकेशन, जो थोड़ा टॉप अप स्कॉलरशिप का कुछ जनरल वाला है। जनरल आपके यहाँ लागू नहीं होता क्योंकि आप परफॉर्मिंग आर्ट्स में होंगी, पेपर वगैरह का दिक्कत है। तो कोशिश कर रहे हैं कि छात्र छात्राओं के हाथ से हो, कोशिश कर रहे हैं, एकदम जादू की छड़ी नहीं है, एक दिन में नहीं हो पाएगा, कोशिश कर रहे हैं, है ना। इसी तरह से लाइब्रेरी में शिकायत थी कि घंटे बढ़ाने चाहिए, वो घंटे बढ़ाए, लेकिन उससे दिक्कत आई कि लड़कियों का क्या होगा। अभी लड़कियों की वार्डन से बात चल रही है कि क्या लड़कियों के हॉस्टल्स में हम रीडिंग रूम्स बना दें, वहाँ पर हम कंप्यूटर रखें, एयर कंडीशनर लगा दें। तो कोशिश कर रहे हैं, हॉस्टल बनाने की बात चल रही है, करीब करीब 2000 सीट का हॉस्टल लड़कियों के बनाने की व्यवस्था की बात चल रही है, डिजाइन की बात चल रही है। तो इस तरह की कोशिश हो रही है कि थोड़ा काम इस तरह का हो, जिससे कि जो मैंने आप लोगों से बताया कि एक अच्छे रिसोर्सेज हम दे पाए, एक अच्छा माहौल दे, ये कोशिश हो रही है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी, अच्छा चूंकि पीएचडी के स्टूडेंट ज़्यादा हैं यहाँ पर, तो अभी एक प्रोग्राम पर कोशिश कर रहे हैं काम करने की, और आशा है कि अगले हफ्ते 2 हफ्ते में आप सुनेंगे उसके बारे में कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो विदेश में अपना शोध पत्र पढ़ने के लिए जाना चाहें तो उसके लिए कोई फाइनेंशियल एड का कुछ सिस्टम होना चाहिए। वो टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए होगा, और थोड़ा लिबरल सिस्टम होगा। हम
ये चाहते हैं, मैंने शायद ये बताया नहीं आपको, IIT गांधीनगर में 90% PhD स्टूडेंट्स एक बार विदेश गए, एक बार कम से कम 90%, और 35% PhD स्टूडेंट्स कम से कम एक सेमेस्टर विदेश में रिसर्च करके आते थे PhD लेने से पहले, और करीब 40% बीटेक स्टूडेंट एक गर्मियों में विदेश रह के आते थे, और ये सब फुल्ली फंडेड थे, क्योंकि हमने कुछ यूनिवर्सिटीज, विदेशी यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप किया था, कुछ हमने डोनेशन इकट्ठी की थी, कुछ स्कॉलरशिप इकट्ठी की थी। तो कोशिश हो रही है कि उस दिशा में थोड़ा बढ़ा जाए, हमारे स्टूडेंट्स को देश दुनिया में बाहर निकलने का। अब हमारा कोई शोध छात्र है और उसकी कोई अच्छी फैसिलिटी नागपुर में है, बॉम्बे में है, बेंगलोर में है, मद्रास में है, वहाँ जाना चाहता है 3 महीने के लिए, हम उसको फंड कर सकें, इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। हम चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक अच्छी मौका मिले, उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले, और वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपना तैयारी करें और छोटी चीज़ों में ना फंसे। देखिए, जो छोटी चीज़ें होती है ना बहुत आसान होती है, मेरे लिए वो छोटी चीज़ बड़ी आसान होती है कि मैं छोटी बात, 2 लोगों में लड़ाई हो रही है, मैं उसमें कूद जाऊँ बीच में और उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ, मैं बड़ा खुश होऊंगा, इन दोनों को झगड़ा खत्म कर दें। वो बहुत छोटी चीज़ है, वो तो कोई और भी सॉल्व कर सकता है। पर मेरी कोशिश है कि मैं किसी से 50 करोड़ रुपए लेके आऊँ जो मैं अपने छात्र और टीचर्स के लिए काम आए, है ना। तो मेरी कोशिश होती है कि हम लोग बड़े काम करें, और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो छात्र छात्राएं हैं वो भी बड़ा दृष्टिकोण रखें और महत्वाकांक्षा हो अच्छा काम करने की, कमजोर नहीं रहने की, और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और नेगेटिविटी की तरफ से थोड़ा सा उदासीन होना जरूरी है। हर चीज में नेगेटिव देखें, हर चीज में कोई साजिश हो रही है, हर चीज में कोई खराब हमारे खिलाफ सोच रहा है, उस सबसे सोचने से दिमाग ही खराब होता है, उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, ठीक है ना। और ये सब कहने के बाद यही कहूंगा कि मेरा पूरा कोशिश और पूरा मेरा कमिटमेंट है कि इस विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए जो भी संभव हो वो हम करें। लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस को सामने रखना होगा, लेकिन उन लिमिटेशन के बावजूद जितना भी संभव होगा वो सब होगा, ये हमारा वादा है। और कम्युनिकेशन में कोशिश करेंगे कि कम्युनिकेशन बनता रहे, बातें होती रहें। मुझे पता है कि आप में से काफी लोगों के पास काफी सवाल होंगे और कुछ पर्चियां भी आई हैं। कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है? आप करेंगे, आइए। थैंक यू वेरी मच।